Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS flashback first test NEET 28/7/2024 को जो हुआ था। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो है बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 53 से है और क्वेश्चन नंबर 53 पहला क्वेश्चन है, आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कैथोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, राइट स्टेटमेंट है। कैथोड रे सरफेस ऑफ कैथोड से बाहर आता है। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज अनदर राइट स्टेटमेंट, ये भी सही है। एनोड रेज आर हेवियर देन कैथोड रेज, ये भी सही स्टेटमेंट है। एनोड रेज जो होते हैं वो कैथोड से हेवी होते हैं। कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन, और कोई भी चीज अगर और गैसेस आयन है तो पक्का वो तो हैवी ही होगा। एनोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड, तो ये गलत है। एनोड सरफेस ऑफ एनोड से नहीं निकलता, वो बस अपोजिट में ट्रेवल करती हुई रेज होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आंसर गलत ढूंढना था मुझे तो फोर्थ आंसर विल बी राइट कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो इसके लिए चौथा आंसर सही आंसर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आपको कहा जाता है कि यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज इधर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं आप वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ता है मतलब फ्रीक्वेंसी घटती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूवी की तरफ होगा। यूवी से भी पहले अगर हम देखें तो एक्सरे, गामा रे आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो रेडियो वेव, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, समझ में आता है कि एक्सरे जो होगा इसका लैम्डा सबसे कम होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी एक ऑर्डर है एनसीईआरटी का, होप ये आप सबको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ये अब तक जो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने किए बच्चे वो दोनों स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नंबर 2:3 का रेशियो है, तो एनर्जी पर क्वांटा क्या होगा। आपको पता है कि एनर्जी जो होता है E अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी hc बाय लैम्डा होता है बच्चे, एंड दैट कैन बी रिटन एज hc न्यू बार। तो मुझे समझ में आया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर है, क्योंकि h और c तो कांस्टेंट है। तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू बार कह दिया तो कहा जा सकता है बच्चे कि E1 इज टू E2 जो होगा वो एक्चुअल में न्यू बार 1 इज टू न्यू बार 2 होगा। मतलब वेव नंबर का रेशियो ही एनर्जी का रेशियो होता है। तो समझ में आता है आंसर फोर्थ। ये भी फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। हीलियम आयन का सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड बोर ऑर्बिट का एनर्जी का रेशियो चाहिए। हाँ, पहले थर्ड और दूसरा सेकेंड कह रहा है। आपको पता है रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है बच्चे बाई z। चूंकि आप किसी एक की बात कर रहे हैं तो z तो कांस्टेंट हो गया, तो हम समझ पा रहे हैं कि r1 इज टू r2 जो हो जाएगा वो n1 का स्क्वायर इज टू n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं 3 और 2 के लिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 58 का आंसर आपको थर्ड समझ में आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस रिलेशन का क्वेश्चन है और ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है 61। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद अगर आप 61 देखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड लिथियम आयन डिस्टेंस 1.587 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है फिर से रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो n स्क्वायर बाई जेड होता है। तो रेडियस के लिए अब वैल्यू अगर मैं रखूं तो इट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम। तो आप रेडियस की वैल्यू दे रहे हैं 1.587 एंड दैट इज इक्वल टू 0.529। n स्क्वायर की वैल्यू मुझे अभी नहीं पता और z तो 3 है। तो मैंने सॉल्व किया तो दिख रहा है मुझे कि ये लगभग 3 टाइम्स है, मतलब n स्क्वायर बाई 3 होना चाहिए। तो n समझ में आ गया कि 3 होगा सॉल्व करके। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो आप वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.188 इंटू 10 का पावर 6
2.188 इंटू 10 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई Z बाई N, और Z लिथियम का 3, N भी आपने 3 डिफाइन किया, तो V बस ये वैल्यू हो जानी है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2.188 इंटू 10 का पावर 6। मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने एक साथ यूज किया, पहले तो रेडियस और फिर वेलोसिटी। रेडियस वाले डेटा से हमने n निकाला और n रख के हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई वेलोसिटी क्या होगा। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बोर एटॉमिक मॉडल का एक सिंपल क्वेश्चन है, तो होप ये भी आपने सही किया हो। ये था क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम। आपको पता है कि जो MBR होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल NH/2π होता है, और ये N 1 2 3 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो NH/2π में ये परमिसिबल है, NH/2π में ये परमिसिबल है। अगर n की जगह 1 रखें तो, n की जगह अगर हम 3 रखें तो ये नहीं परमिसिबल है, क्योंकि 1.25 n/2 की वैल्यू नहीं हो सकती। तो समझ में आता है कि थर्ड आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो परमिसिबल सेट हैं, यही गलत है। तो हमें पूछना था कि भाई कौन नॉट परमिसिबल सेट है, तो आंसर हमें समझ में आता है MVR = NH/2π से। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है फ्लैशबैक टेस्ट में। ये सारे क्वेश्चन देखो, चैप्टर का नाम इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज को NCERT में देख पाए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होप आपने ये भी किया हो सही। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद था बच्चे क्वेश्चन नंबर 65। एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बोर ऑर्बिट कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लगा है तो एनर्जी डिफरेंस छोटा होते जाता है। मतलब बच्चों को यह कहा जाता है कि अगर हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लें तो पहले बोर ऑर्बिट की एनर्जी अगर -13.6 है तो दूसरे बोर ऑर्बिट की -3.4 है, तीसरे बोर ऑर्बिट की वैल्यू -1.5 है, तो चौथे की वैल्यू जो होती है वो -0.85 है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए -0.85 है, तो इसके बीच में डिफरेंस बड़ा है और डिफरेंस छोटा हुआ और डिफरेंस छोटा हुआ, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दो सक्सेसिव बोर ऑर्बिट कंसेक्यूटिव बोर ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है आपने किया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमें क्या कर देना चाहिए बच्चे, थर्ड। 65 के बाद आप 66 देखिए, कह रहे विच ट्रांजिशन इन एच एटम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी मैक्सिमम। इसके लिए बच्चों को सिखाया जाता है कि जैसे ट्रांजिशन होता है हायर टू बोर ऑर्बिट लोअर बोर ऑर्बिट, तो एनर्जी रिलीज होती है। लाइमन लाइंस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसका लैम्डा सबसे कम होता है, और नीचे की तरह जैसे बामर पास्चन अगर हम बढ़ते जाएं तो एनर्जी वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे लैम्डा बढ़ रहा होगा तो एनर्जी घटती जाएगी। तो आपको ढूंढना है एनर्जी सबसे ज्यादा, तो आपको लाइमन लाइन अगर मिल जाए तो वो आंसर हो जाएगा। तो बेस्ट है, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता तो बामर देखते, ये भी नहीं होता तो पास्चन देखते। मतलब हम समझते कि सबसे ज्यादा लाइमन की, अगर लाइमन ऑप्शन में है ही नहीं तो बामर देख लेंगे। एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आते आते क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ऊपर से नीचे से मेरा मतलब सीक्वेंस लाइमन बामर पास्चन, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखिए आप बोर्ड पे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आपको मैच कराना है ऑप्शंस को। ये आपको रेडियल कर्व्स दिए हुए हैं। रेडियल कर्व्स का तरीका बच्चों को सिखाया जाता है कि नोड्स देख लो, अगर आर स्क्वायर वर्सेस आर है तो आप देखिए इसमें कितने नोड्स दिखाई दे रहे हैं भाई, इसमें 2 नोड दिखाई दे रहे हैं, इसमें 0 नोड है, इसमें 1 नोड है। मतलब अगर हम नोड्स देख लें तो हमें अभी जैसे मान लो 3s में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होता है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है n-l-1। तो 3s में कितने नोड हो जाएंगे भाई, 3s में 3 -0 -1, मतलब 2 नोड हैं, दोनों के दोनों रेडियल हैं क्योंकि एंगुलर तो है नहीं। तो दिख रहा है कि भाई 3s के लिए ग्राफ 2 नोड वाला होना चाहिए। तो 2 नोड वाला ग्राफ हमको P समझ में आता है, तो A P हो गया। 4s में कितने नोड होने चाहिए,
3 नोड्स होने चाहिए, तो इनमें से अभी कोई भी नहीं है। नीचे वाला कर्व हो शायद, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमको नोड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 नोड। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि 4s के लिए s हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हमको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। देखो एक साथ चारों नहीं देख पा रहे हम लोग। जैसे 3s के लिए कौन सा हो गया बच्चे, अगर हम 3s के लिए देखें तो इसमें 2 नोड था p, और 4s के लिए s हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं 2 से। एग्जाम का भी यही रूल है कि आपको जो मिलता जाए उससे चेक करिए। a का p आया था, b का s आया था, तो आप ये आंसर कर सकते हैं। बाकी भी चेक कर सकते हैं। 3p में कितने नोड्स आएंगे आपको दिखाई दे रहा है, n-l-1 अगर हम करेंगे तो 3p में एक एंगुलर है और बाकी एक रेडियल नोड है, तो एक नोड वाला ये 3p टिक कर लेंगे। तो 2p वाला कर्व हमको दिख जाएगा जिसमें 0 नोड था। तो ये सारे आप नोड से रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं, या ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, जैसे मान लो कि ऐसा दे दे, रेडियल कर्व दे दे, तो हम पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। आंसर सेकंड हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अब चैप्टर बदल गया। क्वेश्चन नंबर 70 बिलोंग्स टू रेडॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बच्चे जो खुद रिड्यूस होता हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो। दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो मतलब खुद रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आता है कि ये जो I नेगेटिव है ये अब कहाँ रिड्यूस होगा, ये तो लीस्ट पॉसिबल स्टेट में है। बाकी सब रिड्यूस हो सकते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि Mn+7 में है, Cr+6 में है, Fe+3 में, ये सब रिड्यूस हो सकते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCO-CO4। कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बच्चे, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, पोटेशियम का +1, पूरे पे 0 चार्ज है। समझ में आता है कोबाल्ट -1 स्टेट में है। अल्कली मेटल +1 में हमेशा होते हैं, तो ये भी आपने कर लिया होगा। रेडॉक्स का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 नेगेटिव नीडेड टू ऑक्सीडाइज 0.136 इक्विवेलेंट ऑफ N2H5। अब चूंकि आपने ये वैल्यू इक्विवेलेंट में दे दिया और दूसरे का मोल पूछा, तो बस ये n फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो ये +6 से +3 में जा रहा है, 2 के लिए देखना है, तो n फैक्टर 6 हो गया बच्चे। तो पता है कि मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो 0.136/6 हो जाता है। तो 6 का 2 गुना 12, आंसर फर्स्ट समझ में आता है। तो 75 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रेडॉक्स का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट, ये अप्लाई करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 है बच्चे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर रिजेक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हम मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हम मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं। तो ये चूंकि कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको तो मिनिमम बोलना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया भाई गलत। अब दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी जाएगी ये डिपेंड करेगा मेटल के वर्क फंक्शन पे। तो कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, ऐसा आंसर फोर्थ है। तो 78 का फोर्थ कहते हैं। वैसे तुम ये जरूर ध्यान रखना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है ये प्रॉपर्टी रेडिएशन की होती है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट आउट द इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन कौन करेगा, वो मेटल खुद डिसाइड करेगा। तो हम उसको कहते हैं कि भाई वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विल डिसाइड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिर ये एक बेसिक क्वेश्चन है। 78 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। आपको पता है एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 होता है, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1 होता है, MnO4 नेगेटिव MnO4 2 नेगेटिव में चला जाता है, और न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। तो मुझे समझ में आया कि m/5 is to m/1 is to m/3,
ये इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा। अब ये 5 और 3 को हटाना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3m बन गया, ये 15m बन गया और ये हमारा 5m बन गया। m हटा दिया तो 3:15:5। आंसर हमें 4th समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 इक्विवेलेंट मास का एक बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। इन py ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 in। py ऑर्बिटल कहते हो बच्चे, अगर ये y एक्सिस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर y एक्सिस पे ही है तो इसको हम py कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग y एक्सिस है तो xz प्लेन जो होगा वो नोडल प्लेन कहा जाएगा। तो xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इसमें से हमको क्या पता लगता है? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अरे कहाँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कहाँ अल्फा पार्टिकल, कोई मतलब नहीं इस बात का। द E/m रेशियो ऑफ पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज वेरीज गैस टू गैस, कोई मतलब नहीं है। कैथोड रे की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन है भाई, हर बार प्रॉपर्टी सेम होगी चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, गलत है ये। कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एकदम सही बात है। द मास ऑफ एटम इज एसेंशियली कंटेन, इसका कोई मतलब नहीं है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। ये तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, तो आंसर शुड बी 3rd वन ओनली। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आइए आप। 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखो। फोटो सेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एट द रेट ऑफ 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड पर सेकेंड। क्वेश्चन फिर बिलोंग करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आप कह सकते हैं कि ई टोटल जो वो रिसीव कर रहा है पर सेकेंड वो है भाई कितना, 10⁻⁷। तो नंबर ऑफ क्वांटा हम निकाल सकते हैं बच्चे, नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी 10⁻⁷ डिवाइड बाई hc बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी। तो 10⁻⁷ डिवाइड बाई hc की वैल्यू 2 × 10⁻25 SI वैल्यू, और लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को भी हम रख देते हैं वैल्यू, एंगस्ट्रॉम 5000 × 10 का पावर कितना बच्चे, -10। ये हमने सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो समझ में आता है ये 10 का पावर -25 अगर ऊपर जाएगा तो -25 -17 कितना बच जाएगा, 10 का पावर 8। 3 इधर से जाएगा तो 10 का पावर 11। समझ में आता है ये 2.5 × 10 का पावर 11 आ जाएगा। 90 में एक न्यूमेरिकल है, एक तरह से कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन। अगर टोटल एनर्जी पर सेकंड मुझे पता था तो 1 सेकंड में क्वांटा बताना था, ये भी आप कर सकते थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 92 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 92 है, ऑर्बिट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फ्रॉम विच व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप इन अदर ऑर्बिट द एनर्जी में एब्जॉर्ब्ड बट नॉट एमिटेड। मतलब आप वो लेवल बताइए जहां से एनर्जी बस एब्जॉर्ब हो सकता हो, रिलीज ना हो पाता हो। तो ऐसी बात है, सबसे लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट में कोई होगा तो एनर्जी बस और बस क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करने की कोई जगह नहीं है। तो समझ में आता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट में बस और बस एनर्जी कंज्यूम की जा सकती है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 92 एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 95 है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He पॉजिटिव आयन एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम। फिर वही बात, एनर्जी बोर एटॉमिक मॉडल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N², बट विद नेगेटिव साइन। तो आप देखिए हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन का आप N कह रहे हैं 1 और Z1 है, और इसका कह रहे हैं N2 और Z2 है, तो समझ में आता है रेशियो तो फिर कैंसिल हो जाएगा। एक का 1 2 है तो दूसरे के 2 1 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि रेशियो अभी भी क्या रहेगा, 1:1 रहेगा, क्योंकि N²/Z² की वैल्यू एक दूसरे से कंपनसेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 97 फिर रेडॉक्स का क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन P4NaOH H2O PH3NH2 इक्विवेलेंट वेट। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको अलग अलग इक्विवेलेंट मासेस देख लिए जाते हैं। NaH2PO2 है,
तो एक और P4 लिख लिया और इस P4 का देख लिया इक्विवेलेंट मास और इस P4 का देख लिया इक्विवेलेंट मास, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ये 0 में है बच्चे 4 इंटू 0, ये 4 माइनस 3 मतलब 12 का चेंज, तो पहले वजह से इक्विवेलेंट मास m/12 प्लस ये 0 में है, फिर इधर 4 टाइम्स कर दिया इसको, तो ये +1 है, तो यहाँ m/0 4 0 और 4 + 1 तो 4 का चेंज, तो ये ऐड कर लिया, ये इक्विवेलेंट मास नेट हो जाएगा। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना 12, 3m और प्लस m, तो समझ में आता है ये 4m/12 और हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया m/3। तो ऐसा आंसर है सेकंड। तो 97 का आंसर सेकंड कर देना चाहिए आपको। इक्विवेलेंट मास में आपको ये सिखाया जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, तो ये मुझे लगता है सबको आता होगा अगर आपने ये सही किया होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 97 है रेडॉक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 है VmL ऑफ परमैग्नेट सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद V2 ml ऑफ फेरस सल्फेट। अब आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम अगर है तो Mn+2 में जाता है और n फैक्टर 5 होता है, तो इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना मतलब M1V1 इंटू n फैक्टर ऑफ 1 इज M2V2 इंटू n फैक्टर ऑफ 2। और फेरस आयन जो है वो तो फेरिक में जाएगा +2 से, सल्फेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ n फैक्टर 1 है। तो समझ में आया कि V1 है परमैग्नेट का, तो M1 इंटू V1 इंटू 5 इज M2 इंटू V2 इंटू 1। तो ऐसा आंसर हमको सेकंड समझ में आता है, 5V1M1 V2M2 के बराबर है। इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना था, एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। तो ये भी रेडॉक्स का एनसीईआरटी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 इज द लास्ट क्वेश्चन एंड बिलोंग्स टू रेडॉक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि इस बार 2024 में पूछा गया था कि इनमें से कौन रेडॉक्स नहीं है पूछा था, इसने पूछा है कौन रेडॉक्स है। रेडॉक्स में आपको देखना होता है भाई किसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो मैग्नीशियम +2 इधर +2 इधर और नाइट्रोजन -3 कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो ये तो रेडॉक्स नहीं है। कैल्शियम +2 कार्बन का जो स्टेट है C2 में वहीं C2H2 में है, नहीं बदलाव हुआ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ बदल रहा है, क्लोरीन एक +1 में है, क्लोरीन एक -1 में है और क्लोरीन 0 में जा रहा है, मतलब क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ, तो ऐसा रिएक्शन रेडॉक्स कहा जाएगा। तो थर्ड तो रेडॉक्स है, लेकिन फिर PCl5 में फास्फोरस का जो स्टेट यहाँ है वही फास्फोरस का यहाँ स्टेट है, तो +5 इधर +5 इधर, कोई बदलाव नहीं। Cl अगर मान लो मैं कहूँ कि -1 यहाँ है तो यहाँ भी -1 है, तो ना फास्फोरस का बदला, ना क्लोरीन का, ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, तो ये रेडॉक्स नहीं हो सकता। तो ये था आपका पेपर AITS का फ्लैशबैक टेस्ट। होप आपने सब लोगों ने अच्छा किया हो। और इसमें चैप्टर जो थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, 2 चैप्टर कंसिडर किया था, तो ये दोनों बेसिक चैप्टर हैं, NCERT से आपने किया हो तो सही हुआ होगा। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।